So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise NCLT and NCLT। कुछ ही सेक्शंस हैं NCLT NCLT में, तो हम वो जो क्वेश्चंस हैं मतलब कि नवंबर 21 के आरटीवी तक के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ये सारे अटेम्प्ट इधर कवर है और स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम्स, MTP RTP, ये सारे क्वेश्चंस ठीक है कवर्ड है। सबसे पहले क्या है ये, आइडेंटिफाइड द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, एटलीस्ट कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अराउंड 585 वीडियोस डाल दिए हैं, तो कंसिस्टेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि बस चलाने के पर्पज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है यार एक बार आप सब्सक्राइब कर लो। मैं खुद भी वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ, तो वो ऐसा है कि अब जब एफर्ट दे रहे हैं तो फिर डिमांड कर सकते हैं, है ना, फिर तो वैलिड है डिमांड। चलो चालू करते हैं। आइडेंटिफाई द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग पावर टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर। तो ऐसा है कि ये मिसलेनियस ऑफेंसेस में कवर है, मिसलेनियस चैप्टर में कवर है, पर फिर भी इधर डाल के रखा। अपन देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना जनरल या स्पेशल ऑर्डर से लोकल एरिया में ये कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस इन लोकल एरिया, मतलब जनरल और स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस इन लोकल एरिया वो कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, वन और मोर। वो इनको CRPC के पावर से। अब आती बात अपील अगेंस्ट एक्विटल। अब देखो क्या लिखा है, अपील अगेंस्ट एक्विटल। तो ऐसा है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल मतलब ऑर्डर आया होगा, तो ऑर्डर जो है कोर्ट द्वारा अदर देन हाई कोर्ट। देखो क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, उसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करके रखा हुआ है कि आप अपील कर सकते हो कंपनी प्रोसिक्यूटर या ऑथराइज बाय एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस और बाय हिज नेम। आपने किसी अगर अदर पर्सन को ऑथराइज किया है तो वो अपील कर सकता है, और जो अपील कर रहे हैं वो डीम टू बी वैलिडली प्रेजेंट मान ली जाएगी। देखो ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में MCQ हमारे बचे हैं, वो MCQ वाला सीरीज़ जो हम सेपरेटली MCQ की सीरीज़ अपलोड करते हैं तो वो बचा हुआ है। एंड हाँ, साथ ही साथ इसकी भी MCQ की सीरीज़ बची हुई रहेगी। रीड। चलो अगला, अ पिटिशनर प्रेजेंटेड एन एप्लीकेशन। एक पिटिशनर ने एप्लीकेशन प्रेजेंट करी ट्रिब्यूनल को, ठीक है, एप्लीकेशन प्रेजेंट करी ट्रिब्यूनल को, राइट। और जुलाई को द ऑर्डर वॉज पास मेड अवेलेबल टू द पार्टीज, मतलब 6 महीने में ऑर्डर दे देना चाहिए, ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो ठीक है, सितंबर 17 को दे दिया। एग्री पार्टी ने अपील फाइल करी NCLT को नवंबर में। अब जब अपील फाइल करनी है NCLT को तो कितना टाइम लगता है? NCLT में 45 दिन, NCLT में 60 दिन, राइट। वन सेकेंड। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे NCLT को अपील करना है तो वो 45 दिन होते हैं। और अपील कब फाइल करी? नवंबर में। अब इधर केस में अपन यही समझेंगे कि सितंबर के स्टार्टिंग है तो नवंबर का स्टार्टिंग लेंगे तो 2 महीने हो जाएंगे, सितंबर का इधर एंडिंग लेंगे, नवंबर का एंडिंग लेंगे तो भी 2 महीने हो जाएंगे। अब अभी अपन देखते हैं कि क्या माना है क्वेश्चन में। अपील पेंडिंग है NCLT के पास 6 महीने से, और जबकि 6 महीने तक तो डिस्पोज भी करना है। पहले तो क्या अपील फाइल करना ऑर्डर में है, तो देखो ऐसा है कि 45 दिन में अपील फाइल करनी पड़ती है इफ़ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज ऑफ अ डिले, ठीक है। इफ़ एप्लीकेंट इज प्रिवेंटेड बाय अपीलेंट इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉस्ट, तो ऐसे केस में जो है पर्टिकुलर 45 दिन का एक्सटेंशन भी दे देते हैं। तो कायदे से क्या लिखा हुआ है सेक्शन 421 में कि पर्सन जो एग्रीव्ड होता है ट्रिब्यूनल से अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को 45 दिन के अंदर, ठीक है। और जब से उसको ऑर्डर अवेलेबल हुआ और एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है। और अगर अपील फाइल करो अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो ऐसे केस में तो डील करे एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल और डिस्पोज करे 3 महीने के अंदर। 1 सेकेंड, ओके, जो मैं आपको बोल रहा था 6 महीने नहीं, वो 6 महीने नहीं है, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल 3 महीने में उसको डिस्पोज करें। और वो 6 महीने से ही पेंडिंग है, अगर आप देखो तो अपील जो है 6 महीने से पेंडिंग है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर ये विद इन द पीरियड डिस्पोज नहीं हुआ तो फर्दर एक्सटेंशन हो जाता है 90 डेज़ का। ऑब्वियसली बात है, रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, तो 90 डेज़ का एक्सटेंशन हो जाएगा, पर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग तो वही लिखा हुआ है कि शैल रिकॉर्ड द रीजन्स। एक रीज़न रिकॉर्ड करो कि आपने डिस्पोज क्यों नहीं करा 3 महीने के अंदर, राइट। और फाइनली जो है अपील, क्या लिखा हुआ है, फाइलिंग ऑफ एन अपील बिफोर NCLT 45 दिन में करना था तो नहीं करा वो। और 422 अपील इज़ प्रेफर्ड बिफोर NCLT और डिस्पोज करना 3 महीने के अंदर, और अगर डिस्पोज नहीं करा विद इन द पीरियड तो रीज़न रिकॉर्ड करें
वो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, जैसे कि NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन होता है, तो उनसे अप्रूवल लेके फर्दर विच कैन पीरियड फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपील डिस्पोज कर दो मई 18 तक। अगर आप देखें कि अपील फाइल करी नवंबर 17 में, तो मई 18 तक आप अपील फाइल कर दो। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर डिस्पोज नहीं करा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी होता है वो रीज़न्स रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। फिर अगर एक्सटेंशन देना हो तो उन्हीं रीज़न्स को कंसीडर किया जाएगा, और अगर वैलिड लगेगा तो ऐसे केस में जो है फर्दर 90 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा। फिर लिखा है एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ NCLT, जो बिना कंसेंट के पास हुआ है, तो अपील फाइल करी, ठीक है, पर एम्प्लॉई और ऑफिसर उस कंपनी ने अपील तो फाइल करी, पर एम्प्लॉय ऑफिसर जो थे स्ट्राइक पे थे। तो देखो 5/5 को अगर एग्रीड हुए तो अपील कब तक फाइल कर सकते हो? 45 दिन गिन लो आप, 5/5 से 5 6 और 15, मतलब 20/6 तक हो जाना चाहिए, राइट। और इसी बीच में स्ट्राइक हो गया, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं पे अलाउंस जो भी है, वो स्ट्राइक जो है वो 16 जून को हटी, ठीक है, और अपील फिर फाइल हुई 25 जून को। तो समझो 5/5 से लेके 10/5 को स्ट्राइक हो गई, मतलब 5 दिन वो, फिर उन्होंने जब वो फ्री हुए ये सब स्ट्राइक से, उसके बाद अगले 10 दिन में कर दी, तो टाइम पे कर दी थी, ठीक है। पर अगर देखा जाए टाइम पे कर दी इन द सेंस कि यूँ कर देनी थी आपको 5/5 से 5/6 और फिर 20/6 तक कर देनी थी, पर आपने 25/6 को करी। यूँ देखा जाए तो आपने टाइम लिमिट में नहीं करी, पर अब क्या करें, डिले हुआ था क्योंकि एक रीज़न था उनके पास, राइट। तो उन्होंने NCLT को पास एप्लीकेशन दी कि कंडोन कर दो डिले। तो क्या एप्लीकेशन एडमिसेबल होगी? तो हाँ, एप्लीकेशन एडमिसेबल होगी, ठीक है। तो डिले अलाउ कर सकते हैं इफ़ देयर इज सफिशिएंट कॉज। तो पर्सन जो एग्रीड है उसको अपील कर देना चाहिए 45 दिन के अंदर। विद जो है ऑर्डर वो विदाउट द कंसेंट है, ऑर्डर विदाउट कंसेंट है कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि ऑर्डर अगर विदाउट कंसेंट है तो आप अपील कर सकते हो, ऑर्डर कंसेंट से होता तो आप अपील नहीं कर सकते। वो पीरियड 45 डेज़ का है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड, ठीक है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड। तो ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर 45 डेज प्रोवाइडेड इफ़ देयर इज़ अ रीज़न डिले इज़ ड्यू टू सफिशिएंट रीज़न। तो लिखा हुआ है कि मैं एंटरटेन अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड बट विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 45 डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। तो देखो, तो वेदर अपील इज़ एडमिसेबल, तो हाँ अपील एडमिसेबल है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। पर अपील एडमिसेबल है, आप 45 डेज़ के बाद भी अपील कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट हैज़ बीन प्रिवेंटेड टू फाइल इन टाइम फ्रॉम बाय सफिशिएंट कॉज, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंडोनेशन, मैक्सिमम पीरियड जो फर्दर 45 डेज़ का मैक्सिमम पीरियड और दे सकते हैं। As per the second provision, if any stage of any hearing, one second, maximum period allowed for condonation, तो मैक्सिमम पीरियड 45 डेज़ का और दे सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इज़ द अपील ट्रांसफर टू अ बेंच कंसिस्टिंग 2 मेंबर, क्या बेंच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंसिस्टिंग 2 मेंबर। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो तो अपील फाइल करी थी 25 जून को एंड NCLT प्रे कर रहा था फॉर कंडोनेशन ऑफ द डिले। अब सिंगल जुडिशियल मेंबर स्टार्टेड द हियरिंग, तो ड्यूरिंग द हियरिंग अगर सिंगल जुडिशियल मेंबर को लग रहा है द केस शुड बी हर्ड बाय द 2 मेंबर बेंच, तो लिखा हुआ इफ़ एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ सच केस इट अपीयर्स टू द मेंबर, ये मेंबर्स को लग रहा है दैट द केस इज़ ऑफ सच नेचर, कि केस का नेचर ही ऐसा है कि वो बेंच इट ऑट टू बी हर्ड बाय द बेंच कंसिस्टिंग 2 मेंबर, ये उनको ही सुनना चाहिए। तो इफ एट एनी स्टेज इट लुक्स एज पर द नेचर ऑफ केस दैट इट शुड बी हेड बाय 2 मेंबर बेंच, देन सच केस सबसे पहले रेफ़र करेंगे, देन फर्स्ट रेफ़र द मैटर टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल के केस में, अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में नहीं है। प्रोसीजर टू फाइल एन अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल प्रोसीजर क्या है, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आता है, देन फ्रॉम द डेट व्हेन ऑर्डर अवेलेबल, अगर एग्रीड है पार्टी दे कैन मेक अपील, ठीक है, इन 45 डेज विच में बी फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज इफ अपीलेट ट्रिब्यूनल थिंक्स दैट इफ सेटिस्फाइड दैट appellant was prevented by sufficient cause।
साथ ही साथ इफ़ एन ऑर्डर इज़ बाय कंसेंट, ये भी एक याद रखना कि अगर ऑर्डर कंसेंट से पास हुआ है, इफ़ एन ऑर्डर पास बाय द कंसेंट, देन अपील नहीं कर सकते, नो अपील चल रहा है। पीरियड अपन ने पढ़ लिया और अपील कर सकते हैं एग्रीव पार्टी, राइट, ये अपन ने पढ़ा। ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी पास्ड ऑर्डर, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल फ्रॉम वन ऑफ द शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन फाइल करी, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया 20 दिसंबर को विदाउट द कंसेंट अपील कर सकते हैं। रमा वन ऑफ द पार्टी whose family condition is not good, so didn't take much interest in order of tribunal, but after few days due to aggrieved by the order, उसने अपील फाइल करी 15 मार्च को, बहुत लेट फाइल करी। शोइंग सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले ऑफ नॉट फाइलिंग अपील अप टू 45 डेज, तो ठीक है, उसने एक सफिशिएंट कॉज दिया, तो 20 जनवरी 20 फरवरी 20 मार्च, ठीक है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया 30 अप्रैल को, पर वो सेटिस्फाइड नहीं थी और एप्लीकेशन भेजी सुप्रीम कोर्ट को। तो एग्जामिन वेदर अपील फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट इट एडमिसिबल, शोइंग हर कॉज ऑफ डिले। देखो 30 अप्रैल को अगर ऑर्डर आया और 30 सितंबर तक एप्लीकेशन दी है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन तो दे सकते हो। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर पर्सन एग्रीव्ड है, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि अगर पर्सन एग्रीव्ड है बाय द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, तो देन दे कैन फाइल अपील टू appellate tribunal within 45 days, which may be further extended to 45 days if appellate tribunal satisfied that appellant was prevented by reasonable cause. And then अगर person aggrieved by the order of appellate tribunal, then अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अपील विदिन 60 डेज कर देनी चाहिए, पैदा 50 विदिन 60 डेज नहीं करा, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 60 डेज इफ सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड, राइट, इफ सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड दैट appellant was prevented by sufficient cause. If it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause, then जो है अपील कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रामा इवन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइल एप्लीकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 सितंबर, उन्होंने 30 सितंबर को फाइल करी। अब देखो 180 डेज़, अगर आप 30 अप्रैल से 180 डेज़ कैलकुलेट करोगे, राइट, तो मई में 31 डेज़ हो जाते हैं, जून में 30 डेज़ है, जुलाई में 31 है, अगस्त में 31 है, सितंबर में 30 है, 153 डेज़ हो रहे हैं। सितंबर में 30 है तो 153, अगर सितंबर के 30 हटाऊँ तो 123, सितंबर के 30 भी हटाऊँ तो 123 डेज़, मतलब 1 सितंबर को ही 123 दिन हो रहे, राइट। तो ऐसे केस में आपको अगस्त में ही फाइल कर देनी थी। तो अपील जो फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को परमिसेबल नहीं है। और एक चीज़ याद रखना कि जो 6 महीने हैं और 180 डेज़ को कभी भी 6 महीने मत मानना, इससे ये समझ में आता है हमको। और ये हमने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया कि 180 डेज़ जो है वो 6 मंथ नहीं होते, राइट। अगला क्वेश्चन, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया 20 दिसंबर को, राइट, 20 दिसंबर, विदाउट द कंसेंट मतलब अपील कर सकते हैं। तो रमा की फैमिली कंडीशन पुअर थी तो उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, 15 मार्च को किया, मतलब वही रिपीट क्वेश्चन है। तो 20 दिसंबर मतलब 20 जनवरी, और 20 जनवरी से फिर आप ले लो कि 5 फरवरी तक कर देना था, तो उसने नहीं करा फाइल, शोइंग सफिशिएंट कॉज, और उसने जो है ठीक है मान गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर इवन आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम अपीलेट ट्रिब्यूनल 30 अप्रैल को, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल करी 30 अक्टूबर को। तो ये 180 दिन का गैप है, राइट, 180 दिन का मतलब 6 महीने का गैप है, 180 दिन नहीं 6 महीने का गैप। तो इन द गिवन सिचुएशन कि अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट को एडमिसेबल है, तो वो एडमिसेबल नहीं होगा, अभी अपन ने पढ़ा। आप ठीक है 60 डेज विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 60 डेज, तो ऐसे कैसे 120 डेज़ होते हैं, डे 120 डेज़ होते हैं, तो 120 डेज़ में आपको अपील फाइल करनी पड़ती है। तो अपील अगर आप फाइल करो बियॉन्ड 120 डेज इंक्लूडिंग एक्सटेंशन पीरियड, ये एक्सटेंशन पीरियड को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, तो अपील एडमिसेबल नहीं होगी। आरजे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, क्या वो टेक्निकल मेंबर बन सकता है? सिर्फ टेक्निकल मेंबर को 15 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। अगर आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो टेक्निकल मेंबर को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो ये सेक्शन जो है सेक्शन 411, और 411 सेक्शन कायदे से अब नहीं हमें 407 है,
फिर 419 से लेकर 434 तक है, तो हमको 411 सेक्शन अब नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है क्योंकि अमेंडमेंट अभी आया है ना, तो नहीं करना। अब सी, अब इन्होंने सेक्शन 245 पे अगला क्वेश्चन पूछा, ज़रूरत नहीं थी 245 पे अगला क्वेश्चन पूछने की, एंड देन ये क्वेश्चन इधर ओवर होते हैं। तो NCLT के क्वेश्चन ओवर होते हैं। सी, मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि अभी जो है हमने रिवीजन वाया नोट्स नहीं करा है, सारे क्वेश्चन आंसर जो भी अभी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर है वो सारे हमने देखे हैं, उसकी लर्निंग हम इधर इनकॉर्पोरेट करिए, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हमने इधर इनकॉर्पोरेट करिए। अब एग्ज़ाम टाइम पे हम सिर्फ डायरेक्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम देकर आएंगे, राइट। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV, करना सब्सक्राइब। हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।